हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 17 है। 17th लेक्चर व्हिच टॉक्स अबाउट द एयर मास फ्रंट्स कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। तो आज का लेक्चर बिगिन करते हैं। पहले हमें टेम्परेट साइक्लोन को समझने के पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कंसेप्ट समझे, जैसे कि एयर मास और फ्रंट्स। तो एयर मास होता क्या है, इसके ऊपर आपका एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है और आपके मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेंस में जो क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एयर मास, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द एयर मास, ये कंसेप्ट। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो आपको दिखेगा कि एयर मास बेसिकली कॉन्टिनेंट के साइज के जितना बड़ा एक एयर पैकेट है। एयर पैकेट छोटा एयर पैकेट नहीं है, ये रफली एक बड़े से कॉन्टिनेंट के साइज के रीजन तक आपका एक्सटेंड करता है। यू कैन सी इट, देयर आर वेरियस एयर मासेस दैट आर शोन। तो ये एयर मास क्या है? पॉकेट ऑफ एयर। पैकेट ऑफ एयर कितना बड़ा है? इट इज रफली एक्सटेंडिंग टू द एंटायर continents. So what is an air mass? Air mass is basically a mass of air, a mass that spreads horizontally over thousands of miles, thousands of kilometer तक होता है। और ये जो एयर मास है, इसको हम इनका हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो सेम टेम्परेचर और सेम मॉइस्चर होता है। सो दे हैव सेम टेम्परेचर एंड सेम मॉइस्चर। तो अलग तरीके से कैसे आप एयर मास को डिफाइन कर सकते हैं? यू कैन डिफाइन एयर मास एज द लार्ज एयर वॉल्यूम, बहुत बड़ा एयर वॉल्यूम है जिसमें क्या है? यूनिफॉर्म टेम्परेचर और यूनिफॉर्म मॉइस्चर है। दे हैव यूनिफॉर्म टेम्परेचर, दे हैव यूनिफॉर्म मॉइस्चर। और ये जो मासेस है, दे आर स्प्रेडिंग अक्रॉस thousands of kilometers horizontally over the अर्थ सर्फेस। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हैं ऑन दी अर्थ सर्फेस, एंड ये वर्टिकली जो होते हैं दे एक्सटेंड अप टू ट्रोपोपॉज। तो ये ट्रोपोपॉज तक जाते हैं। तो आप 3D डायमेंशन सोचे, 3 डायमेंशनल बॉडी सोचे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड अप टू ट्रोपोपॉज। दिस इज योर एयर मास। मूविंग ऑन, अगर हम एयर मास फॉर्मेशन की बात करें तो एयर मास तो हमने देख लिया क्या होता है। बड़ा सा पैकेट ऑफ एयर क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक है और एक्सटेंड कितना कर रहा है? अप टू योर ट्रोपोपॉज। तो अगर हम देखें ये एयर मास इतना यूनिक फिनोमिना है, ये राइज होता क्यों है? एयर मास को राइज होने के लिए आपको एक प्लेन सर्फेस चाहिए। यू नीड अ प्लेन सर्फेस and the plane surface should extend up to thousands of kilometers or hundreds of kilometers. And when I'm talking about the plane surface, इस पे आपकी हाई प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए। ओनली एंड ओनली इफ यू हैव हाई प्रेशर कंडीशंस, देन ओनली यू विल हैव अ स्टेबल एयर पैकेट ओवर। तो अगर आपका लंबा सा एयर सरफेस है और उस पर हाई प्रेशर है, तभी ही तो एयर उस पर कई टाइम तक टिकेगी। बिकॉज एयर उस पर कई टाइम तक टिकेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? यू विल हैव दी air mass being formed. So you need a very plain surface, hundreds of kilometers, and you need at least high pressure condition. That means you need an anticyclonic conditions. तो एयर मासेस क्या होता है? ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं सोर्स रीजन, और ये सोर्स रीजन के कुछ कंडीशंस होते हैं। तो एयर मास फॉर्म करता है सोर्स रीजन पे, जिसके कारण उनके अंदर यूनिफॉर्म टेम्परेचर और यूनिफॉर्म मॉइस्चर आता है। क्योंकि एयर मास इस ह्यूज सरफेस पे लंबे टाइम तक पड़ा है, तो इसी का टेम्परेचर और इसी का मॉइस्चर प्रॉपर्टी ले लेगा। तो लंबे टाइम तक आपको सरफेस पे पड़ा रहना चाहिए सो एज टू अक्वायर द सेम टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और जनरली आपको कैसी कंडीशंस चाहिए? हाई प्रेशर कंडीशंस चाहिए और लो विंड स्पीड चाहिए। हाई प्रेशर कंडीशन रहेगी तभी ही स्टेबल रहेगा, तभी ही एयर मास रहेगा। और लो विंड स्पीड रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड हो जाएगी तो आपका जो एयर मास है वो मूव हो जाएगा। सो यू नीड हाई प्रेशर कंडीशंस एंड यू नीड लो विंड स्पीड to prevent these from moving. They remain stationary over the region, and when they remain stationary over the region, they acquire the temperature and humidity of that region. तो stationary रहते हैं, उनका moisture और humidity acquire कर देते हैं and आपको high pressure conditions लगती है। अगर wind speed बहुत ज्यादा हो जाएगी तो air mass क्या करेगा? Air mass move करना चालू करेगा। As it is moving to the other characters, मूविंग टू अदर एरिया, दूसरी एरिया में जाने के बावजूद भी ये अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेगा जब तक कि कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आती। कई बार एयर मास दूसरे एयर मास के साथ टकरा सकते हैं जब ये अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण आपकी स्टॉर्म्स भी आ सकती है। सो यू कैन हैव स्टॉर्म्स बिकॉज ऑफ दिस। तो एयर मास क्या है और एयर मास कैसे मूव करता है और एयर मास मूव करने के बाद क्या कंडीशंस हो सकती है,
एयर मास क्यों बनता है हम ये भी अब देखेंगे। तो वी हैव लुक्ड एट व्हाट इज एन एयर मास, वेयर इज इट फ्रॉम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स रीजन। तो सोर्स रीजन कौन से हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको समझते हैं। अभी तक हमने देखा एयर मास होता क्या है और एयर मास को मॉइस्चर और टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, और कैसा सरफेस चाहिए जिसपे आपका एयर मास बन सके, प्लेन सरफेस और उसमें हाई प्रेशर कंडीशंस चाहिए। एयर मास कौन से रीजन में बन सकते हैं? यू कैन हैव एयर मास अलोंग द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। ओशंस पे हाई प्रेशर रह सकता है लंबे टाइम तक, बिकॉज ओशंस डज नॉट वार्म वेरी फास्ट एंड कूल्स वेरी फास्ट, so you need ocean waters, warm tropical and subtropical ocean waters. Second, you need subtropical hot deserts. हॉट डेजर्ट भी प्लेन रीजन पे हो सकते हैं, इनमें भी आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, सिंकिंग एयर होता है, हाई प्रेशर होता है, इसलिए आप डेजर्ट पे भी आइए बन सकता है। तो ट्रॉपिक्स में कहाँ बनेगा? ट्रॉपिक्स में वार्म ओशंस पे बनेगा या डेजर्ट पे बनेगा। तीसरी फेवरेबल लोकेशन होती है रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस। जो हाई लैटिट्यूड में ओशंस होते हैं वहां पे भी आपका हाई प्रेशर डेवलप होता है, इसलिए आपके एयर मास वहां पे डेवलप होते हैं। वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड, बहुत कोल्ड स्नो कवर्ड रीजन है, वहां पे भी हाई प्रेशर होगा, वहां पे भी आपका एयर मास बनेगा, जैसे कि साइबेरिया, जैसे कि जैसे और कनाडा। तो कहाँ बन रहा है? ट्रॉपिक्स में ओशन पे बनता है, ट्रॉपिक्स में आपके डेजर्ट्स पे बनता है, टेम्परेट में ओशंस पे, टेम्परेट रीजन में ओशंस पे बनता है, और टेम्परेट रीजन में जहाँ पे स्नो गिरती है जैसे कि कनाडा, जैसे कि साइबेरिया, वहां पे भी बनता है। इसके अलावा आपका एयर मास कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट दी आर्कटिक एंड दी एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक और आर्कटिक पे भी आपका एयर मास बन सकता है। एयर मास क्या है? एयर मास को मॉइस्चर प्रॉपर्टी कहाँ से मिलती है, हाई प्रेशर कंडीशंस एसोसिएटेड क्यों इंपॉर्टेंट है, और एयर मास आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? आर्कटिक, एंटार्क्टिक, टेम्परेट में, पोलर रीजन्स में जहाँ पे बर्फ गिरती है। You can also have at temperate oceans, you can have tropical oceans, and you can have at tropical deserts. So here we have seen what are the sources region of the air masses. If I talk about the categorization of the air masses, हमने air masses को अगर categorize करना है तो आप देख सकते हैं air mass या तो आपका tropic region में बन सकता है, या तो polar region में बन सकता है, या तो arctic पे बन सकता है, या तो एंटार्क्टिक में बन सकता है। तो मुझे एयर मासेस को अगर क्लासिफाई करना है तो मैं 4 रीजन्स में क्लासिफाई कर सकती हूँ। एंटार्क्टिक पे बना, आर्कटिक पे बना, ट्रॉपिक के रीजन में बना, या पोलर रीजन पे बना। ये एक 4 एयर मास हुए। यू हैव आर्कटिक, यू हैव एंटार्क्टिक, यू हैव अ पोलर रीजन एंड यू हैव द ट्रॉपिकल रीजन। इसके अलावा आपका या तो एयर मास मैरीटाइम होगा या तो कॉन्टिनेंटल होगा, या तो कॉन्टिनेंट पे बनेगा या तो मैरीटाइम पे बनेगा। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक, कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल tropic. You have maritime Antarctic, maritime Arctic, you have maritime polar and you have maritime tropics. Maritime regions में भी आपके एयर मासेस जो बनते हैं, ऐसे अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास 8 टाइप के मेजर एयर मासेस बनेंगे। You will have major air masses of 8 types: CA, CAA, CP and CT. CA is Arctic, CA is Antarctic, CAA is Antarctic, CP is continental polar, CT is continental tropics. Same maritime Arctic, maritime Antarctic, maritime polar and the maritime tropics. So if I talk about an air mass, it is formed over the interior of Asia. जो interior of Asia पे बनेगा यानी वो क्या है? Continental polar air masses है, एशिया में बना है और कॉन्टिनेंट पे बना है। तो ये कैसे होगा? ये सीपी एयर मास है। सीपी एयर मास कोल्ड है क्योंकि पोलर रीजन पे है, और ड्राई है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट पे बना है। और वही अगर इंडियन ओशन में एयर मास बनेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा MT, दैट इज मैरीटाइम एंड दी ट्रॉपिकल एयर मास। तो ये ट्रॉपिकल एयर मास है, मैरीटाइम इसलिए वार्म है और इसलिए ह्यूमिड है। तो ऐसे तो आपकी 8 कॉम्बिनेशन बन सकती हैं: CA, CAA, CP, you have CT, you have MA, MAA, MP and MT। बट इसमें से कुछ एयर मासेस बहुत ही कॉमन है। तो जो एयर मासेस बहुत कॉमन है वो है आपका MT, वो है आपका CT, you have CP, you have MP, you have CA and you have CAA। तो क्यों MA और MAA यानी मैरीटाइम आर्कटिक और मैरीटाइम एंटार्क्टिक इतना कॉमन क्यों नहीं? आपको पता है आर्कटिक फॉर नियरली
हाफ और मोर ईयर इट इज फ्रोजन, तो आर्कटिक ओशन तो बचता नहीं है, और एंटार्क्टिक तो वैसे भी ओशन नहीं है, एंटार्क्टिक तो कॉन्टिनेंट है, इसलिए मैरीटाइम आर्कटिक का कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि आर्कटिक फ्रोजन होता है, और मैरीटाइम एंटार्क्टिक का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एंटार्क्टिक भी क्या है, इट इज अ कॉन्टिनेंट, इट इज नॉट अ मैरीटाइम। तो आपके 5 से 6 मेजर एयर मासेस जो हैं वो हैं आपके कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक एंड मैरीटाइम ट्रॉपिक। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिक। जो 6th one was the continental Antarctica, right? If I talk about the tropical air mass क्या होंगे, ऑब्वियसली गर्म होंगे। पोलर एयर मास कैसे होंगे, ठंडे होंगे। और ये एयर मासेस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये एयर मासेस हीट ट्रांसफर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हीट ट्रांसफर होता धीरे धीरे है, बट ये एयर मासेस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एयर मास क्या है, एयर मास के सोर्स रीजन्स क्या है, सोर्स कंडीशंस, सोर्स रीजन की कंडीशंस क्या है, एयर मास कितने टाइप के होते हैं, और एयर मास इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक हमने बस इतना ही देखा, दैट इज एयर मास, एयर मास का फॉर्मेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लगेंगे सरफेस के, क्या आपके सोर्स रीजन्स है, और क्या ही आपका कैटेगराइजेशन ऑफ द एयर मासेस है। टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द एयर मास, हमने देखा आपके 6 मेजर टाइप के एयर मासेस, यू हैव सीन CA, MP, MT, CAA, CP, तो हमने, और ये आपका CT, तो आपने 6 मेजर टाइप के एयर मासेस देखे। हर एयर मास का अपना एक पर्टिकुलर नेचर होता है। कॉन्टिनेंट रहेगा, यानी कॉन्टिनेंट के ऊपर बना है, इसलिए ये क्या होता है, ये होता है ड्राई। जो आपका मैरीटाइम होता है वो होता है वेट। जो आपका ट्रॉपिक्स वाला होता है वो होता है वार्म। जो आपका पोलर वाला होता है उसको आप पी कहते हैं, पोलर। तो कॉन्टिनेंटल एयर मास क्या होगा, कॉन्टिनेंटल एयर मास होता है ड्राई। अगर हम नेचर ऑफ एयर मास देखें तो एक होता है कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास के क्या नेचर होते हैं, if you look at the nature of the cold air mass, a cold air mass is one that is colder, कोल्ड है। और क्योंकि ये कोल्ड है, अब जब एयर मास कोल्ड है, अब ये जब वार्म रीजन में जाएगा, अब ये वार्म रीजन में जाएगा, ये वार्म रीजन में जाएगा। सपोज दिस इज अ कोल्ड एयर मास, ये कोल्ड रीजन में बना, अब ये वार्म रीजन में गया, ये वार्म रीजन में गया। जैसे ये वार्म रीजन में जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, नीचे से आपको वार्मथ मिल रही है, नीचे से आपको गर्माहट मिल रही है। ये जो गर्माहट है इसको क्या करेगी, एयर मास को ऊपर उठा देगी। अगर एयर मास ऊपर उठा तो क्या हो जाएगा, आपकी इनस्टेबिलिटी और टर्बुलेंस आएगा। तो नेचर ऑफ एयर मास क्या है, कोल्ड एयर मास वैसे तो खुद तो कोई कंडीशन नहीं लाएगा, बट अगर कोल्ड एयर मास वार्म रीजन में चला गया तो नीचे से गर्म होगा और राइज करेगा और आपका इनस्टेबिलिटी लाता है। कोल्ड एयर मास कहाँ कहाँ बन सकते हैं, आर्कटिक ओशन में, साइबेरिया में, नॉर्थ कनाडा में एंड सदर्न ओशन में। तो नॉर्थ में यहाँ पे कनाडा पे, यू कैन हैव इट एट द आर्कटिक ओशन, यू कैन हैव एट साइबेरिया। एंड आपकी कोल्ड एयर मास आपके सदर्न ओशन में भी बन सकते हैं, सदर्न ओशन लाइक मैरीटाइम पोलर रीजन्स। तो कॉन्टिनेंटल एयर मास बेसिकली आपका कोल्ड एयर मास जो है, कोल्ड एयर मास ठंडा होता है बट ये इंस्टेबिलिटी करता है अगर ये वार्म रीजन में चला गया। कोल्ड एयर मास कॉन्टिनेंट पे भी हो सकता है और मैरीटाइम पे भी हो सकता है। कोल्ड एयर मास जो कॉन्टिनेंट पे है उसको क्या बोलेंगे, CP, और कोल्ड एयर मास जो कि मैरीटाइम पे है उसको क्या बोलोगे, CMP, यू विल से इट MP। तो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास जो होता है वो आपका ड्राई और स्टेबल रीजन कंडीशंस लाता है, वेदर भी उसका स्टेबल होता है, बट अगर ये वार्म लैंड मास पे गया तो आपका इंस्टेबिलिटी लाएगा। तो अभी तक हमने नेचर ऑफ एयर मास देखा, जैसे ही हम नेचर ऑफ वार्म एयर मास देखते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वार्म एयर मास। तो वार्म एयर मास क्या है, गर्म है, गर्म है यानी कहाँ बना है, ट्रॉपिक्स पे बना है। CT इज वन, MT इज द अदर, CT भी हो सकता है और MT भी हो सकता है। तो ये जो वार्म एयर मास है ये जब भी अपनी एरिया से मूव करेगा, ये ठंडी एरिया में जाएगा तो नीचे से ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नीचे से ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया क्या होगा, ये स्टेबिलिटी देगा, नीचे जाएगा, ठंडा हो रहा है तो नीचे जाएगा। ये वार्म एयर मास है, कोल्ड रीजन में गया, गर्म था अभी ठंडा होने लगा तो ये नीचे आने लगा, क्योंकि कोल्ड एयर हमेशा नीचे जाती है। तो ये क्या लेगा, ये आपको स्टेबल वेदर कंडीशंस देता है।
वार्म एयर मास कहाँ बन सकते हैं? आपके सहारा डेजर्ट में बन सकते हैं और ऑब्वियसली आपके ट्रॉपिकल ओशंस में बन सकते हैं. सो यू कैन हैव एट द ट्रॉपिकल ओशंस एंड यू कैन आल्सो हैव एट द सहारा डेजर्ट्स. कोल्ड आपका जो वार्म एयर मास है, वार्म एयर मास भी आपके कॉन्टिनेंट पे भी बन सकते हैं और आपके मैरीटाइम पे भी बन सकते हैं. जो वार्म एयर मास जो कि कॉन्टिनेंट पे बना है वो क्या रहेगा? बहुत ही ड्राई रहेगा, बहुत ही वार्म रहेगा. ठीक है. सो दीज एयर मासेस आर एक्सट्रीम ड्राई एंड वार्म. कहाँ बनेंगे? आपके डेजर्ट्स में बनेंगे, जैसे कि सहारा डेजर्ट्स, वेस्ट एशिया का डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट्स. तो ये डेजर्ट्स में आपके बनते हैं. ये बहुत ही ड्राई होते हैं थ्रू द ईयर. और अगर हम यही मैरीटाइम ट्रॉपिक की बात करें, यानी हम एमटी की बात करें, तो ये वार्म तो है बट ये ह्यूमिड भी है. और अगर ये वार्म और ह्यूमिड अगर मूव होने लगा तो क्या होता है? ये कई बार बारिश भी देता है और अनस्टेबल कंडीशंस भी लाता है. तो आपका जो मैरीटाइम ट्रॉपिक है वो कहाँ कहाँ मिलता है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में. यू कैन सी गल्फ ऑफ मेक्सिको में. यू कैन सी दिस इज देयर इन द पैसिफिक ओशन. दिस इज आल्सो देयर इन द अटलांटिक ओशन. और ये एयर मास क्या है? वार्म है, ह्यूमिड है और दी अनस्टेबल कंडीशंस ये देता है. दिस विल गिव हाई ह्यूमिडिटी, इट विल ब्रिंग कन्वेक्शनल रेनफॉल, इट विल ब्रिंग क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमुलस क्लाउड्स. तो ये है आपका नेचर ऑफ एयर मास. तो हमने देखा एयर मास क्या है, एयर मास कहाँ कहाँ होता है, वेयर डू यू फाइंड द एयर मास, व्हाट आर द सोर्स रीजन. आपका जो एयर मास है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? पोलर, एंटार्क्टिक, आर्कटिक एंड ट्रॉपिक और कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम. इनका कॉम्बिनेशन बना के हमें मेजर एयर मासेस देख लिए और हमने नेचर ऑफ एयर मास देखा. जो कोल्ड एयर मास है वो अगर वार्म रीजन पे जाएगा तो वार्म होगा और इंस्टेबिलिटी लाएगा, और वार्म एयर मास जब कोल्ड रीजन में जाता है तो वो भी आपका स्टेबिलिटी लाता है. देन आपका कोल्ड एयर मास जो था अगर वार्म रीजन में गया तो वो इंस्टेबिलिटी लाएगा, वो बारिश लाएगा. मूव ऑन. तो हम इन्फ्लुएंस देख रहे हैं वेदर पे. एयर मासेस का हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर कोल्ड एयर मास गया वार्म रीजन में तो क्या हो जाएगा? इंस्टेबिलिटी आ जाएगी. और यही वार्म रीजन अगर वार्म एयर मास गया कोल्ड रीजन में तो आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी. तो हम देख रहे हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है एयर मासेस का ऑन दी वेदर पैटर्न. अगर हम एयर मास की प्रॉपर्टीज देखें तो एयर मास की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें आपका टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और मॉइस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ये आपका प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है, ये आपको हीट बैलेंस में हेल्प करता है. एयर मासेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट जोन होता है उसको हम कहते हैं फ्रंट. तो ये फ्रंट बनाने में हेल्प करता है. तो आपके फ्रंट बनाने में, हीट ट्रांसफर करने में, बारिश करने में आपका एयर मास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दिस वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मास ऑन दी वर्ल्ड वेदर. तो एयर मास क्या है, क्या सोर्स रीजन है, कौन से टाइप है और उनका वेदर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है. कोल्ड एयर मास जब वार्म रीजन में जाएगा तो क्या होगा, और जब वार्म एयर मास जब कोल्ड रीजन में आएगा तो क्या होगा. अगर हम एक कॉन्टिनेंट उठा दें, सारे कॉन्टिनेंट में आप अलग अलग टाइप के एयर मासेस पढ़ सकते हैं. बट अगर आप एक कॉन्टिनेंट उठाएं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप के एयर मासेस प्रेजेंट है. आपका कॉन्टिनेंटल आर्कटिक प्रेजेंट है एट कनाडा, आपका कॉन्टिनेंटल पोलर प्रेजेंट है एट यूएसए, आपका मैरीटाइम पोलर प्रेजेंट है अलोंग दी अलूशन आइलैंड एंड दी पैसिफिक ओशन, आपका मैरीटाइम अलोंग दी अटलांटिक भी प्रेजेंट है. तो आपका सीपी था, आपका सीए देख लिया, आपने एमपी भी देख लिया. अब हम सीटी देखते हैं जो कि आपका मेक्सिको के पास है. यू हैव दी सीटी एंड यू आल्सो हैव दी एमटी, यू आल्सो हैव दी एमटी. तो 6 बहुत कॉमन है, उसमें से 5 तो आपके नॉर्थ अमेरिका में ही मिलते हैं. कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम मैरीटाइम पोलर, you have maritime tropics, right? And you have the continental tropics. तो आपकी सीटी, एमटी, सीपी, एमपी और सीए बेसिकली कॉन्टिनेंटल आर्कटिक काफी कॉमन है. तो अगर हम कॉन्टिनेंटल पोलर देखें जो कि आपका यूएस में मिलता है या कनाडा के नॉर्थ साइड में आपका कॉन्टिनेंटल पोलर बनेगा. ये स्टेबल एयर मास है, ये कोल्ड रीजन है तो स्टेबल रहेगा. बट अगर ये वार्म रीजन पे चला गया, अगर ये हीट हो गया तो ये स्नो और रेनफॉल देगा. अगर ये हीट हो गया तो ये स्नो और रेनफॉल देगा. हम मैरीटाइम पोलर देखते हैं, दिस इज एमपी. तो ये कैसा होगा, पी है इसलिए ये ठंडा होगा, मैरीटाइम है इसलिए ये ह्यूमिड होगा. तो ये लार्ज वाटर बॉडीज पे बनते हैं, यहाँ से काफी मॉइस्चर लेते हैं और ये मूव करते हैं आपके मिडिल लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड्स में, और ये काफी सारी बारिश लाते हैं माउंटेन स्लोप में. तो एमटी तो ऑब्वियसली बारिश देगा, माउंटेन स्लोप पे देगा, इंस्टेबिलिटी लाएगा और ये आपके
पोलर रीजन में आपके ओशन वाटर्स पे बनते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक विच इज अबाउट सीटी, तो कॉन्टिनेंट है तो क्या होगा आपका ड्राई होगा, ट्रॉपिक है इसलिए क्या होगा वार्म होगा। तो ये आपके डेजर्ट्स में बनता है, यहाँ पे काफी हाई हीट होती है और ये लैक ऑफ मॉइस्चर है यानी ये एरिड है। इफ आई टॉक अबाउट मैरीटाइम ट्रॉपिक, मैरीटाइम यानी पानी पे बना है इसलिए ह्यूमिड होगा, ट्रॉपिक यानी गर्म है इसलिए ये वार्म होगा। तो ये आपका वार्म और ह्यूमिड होता है, ये आपका मैरीटाइम ट्रॉपिक होता है। ओशंस पे बनता है, रेन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रांगली अगर हीट किया तो थंडरस्टॉर्म भी प्रोड्यूस करेगा। तो कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक, मैरीटाइम पोलर एंड द मैरीटाइम ट्रॉपिक। इफ आई टॉक अबाउट द अदर थिंग, द whenever there are two air masses coming together, whenever there are two air masses coming together, what you have front। तो अभी तक हमने देखा एयर मास क्या है, उसकी कैटेगराइजेशन हमने देख ली, उसके टाइप हमने देख लिया, द कैटेगराइजेशन एंड द टाइप वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट फीचर विच इज योर फ्रंट्स। तो फ्रंट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो हम फ्रंट्स देखते हैं। फ्रंट्स यानी क्या, फ्रंट्स इज अबाउट the contact zone between the two air masses. So if this is one air mass, this is the other air mass, the contact zone between the two air masses is called as a front. So you have various air masses and the contact zone between them is called as fronts. तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक और कॉन्टिनेंटल पोलर के बीच में, आप कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक कॉन्टिनेंटल आर्कटिक के बीच में फ्रंट बन सकता है, मैरीटाइम पोलर मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल पोलर के बीच में फ्रंट्स बन सकते हैं, मैरीटाइम पोलर मैरीटाइम ट्रॉपिक के बीच में फ्रंट बन सकता है, कॉन्टिनेंटल पोलर मैरीटाइम ट्रॉपिक के बीच में भी फ्रंट बन सकता है। तो फ्रंट क्या है, फ्रंट बेसिकली ये है, ये एक इंक्लाइंड जोन है। तो फ्रंट इज बेसिकली एन इंक्लाइंड जोन, ये इंक्लाइंड जोन है जहां पे क्या हो रहा है, दो एयर मास ऑफ ऑपोजिंग प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ये कोल्ड है ये वार्म है, तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एयर मासेस जहां मिलते हैं उसको आप बोलोगे फ्रंट्स। ये फ्रंट्स जो हैं इसमें काफी कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यू हैव कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है वार्म और कोल्ड, इनकी ह्यूमिडिटी अलग हो सकती है, हो सकता है ये ड्राई हो ये ह्यूमिड हो, और ये एक जगह कन्वर्ज करते हैं, उस रीजन को आप क्या बोलते हो फ्रंट। तो फ्रंट क्या है, एक इंटरेक्शन जोन है, किसके बीच में, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के बीच में, या एक इंटरेक्शन जोन है बिटवीन द टू एयर मासेस जिनका प्रॉपर्टीज क्या है, इनका प्रॉपर्टीज अलग है। आपका प्रॉपर्टीज अलग कैसे हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर डेंसिटी एटसेट्रा। तो हमेशा टू एंड कन्वर्जिंग एयर मासेस के बीच में वी हैव दी फ्रंटल जोन। So between the two opposing air mass you have the frontal zone. ये frontal zone हमेशा आपका inclined होता है, ये straight नहीं होता है, it is always inclined zone. It is inclined at a low angle to the earth surface. तो earth के surface के comparison में low angle से tilted है। तो this is about your fronts. तो front क्या है, दो air mass के बीच वाला zone है, that is called as फ्रंट। ये फ्रंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कभी भी फ्रंट क्या होता है, दो एयर मास ऑपोजिंग प्रॉपर्टीज के बीच में है, तो इनका फ्रंट का जो प्रॉपर्टी है, इनके बीच में इधर अगर आप देखोगे और इसके कंपेयर करोगे तो आपका एयर टेम्परेचर का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। सो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द एयर टेम्परेचर अक्रॉस द जोन, अक्रॉस द जोन यू हैव द लार्ज डिफरेंस इन द एयर प्रेशर्स, इन द एयर मासेस एंड द कंडीशंस। ये आपका जो फ्रंट होता है ये जनरली लो प्रेशर से एसोसिएटेड होता है, जहां आपका फ्रंट बनेगा धीरे धीरे आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। फ्रंट के अलोंग जब आपका लो प्रेशर डेवलप होता है तो आपकी ह्यूमिड एयर हो जाएगी, ऑब्वियसली लो प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर होगा, और हाई टेम्परेचर है तो ह्यूमिड एयर और हॉट एयर है। सो यू हैव हॉट एंड दी ह्यूमिड एयर। यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड एयर होगा, जिससे वो राइज करेगी तो क्या देगी, क्लाउड फॉर्मेशन देगी, प्रेसिपिटेशन देगी, और टेम्परेट साइक्लोन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दी frontogenesis. So what is a front? It is an interaction zone between two opposing air masses, the air masses of different properties. It is an inclined zone and it is a zone where you have low pressure. It is a zone where you can have frontogenesis. It is a zone where you can have a cyclogenesis. It is a zone where you can have a cloud formation, etc. Now, the process associated with the creation of the new front is called as frontogenesis. कोई भी चीज जो जीन
जेनेसिस हो, जिसका आपका पैदा हुआ हो, उसको आप बोलते हो जेनेसिस। तो जब फ्रंट्स पैदा होते हैं उसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, और जब ये फ्रंट्स मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसको आप कहते हो फ्रंटोलिसिस। तो फ्रंटोजेनेसिस वर्सेस फ्रंटोलिसिस, ये कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आपका फ्रंट डेवलप हुआ, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ, जैसे आपका लो प्रेशर डेवलप हुआ, तो अब क्या होना चालू हो जाएगा, आपका यहाँ पे एक रोटेटिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा। जैसे इस रोटेटिंग सिस्टम को आप क्या कहोगे, यू विल से दिस एज अ साइक्लोन। आपका साइक्लोन कैसे घूमता है, वी ऑलरेडी सीन कैन, साइक्लोन इज moving anti-clockwise in the northern hemisphere. So in the northern hemisphere, along the frontogenesis, जहाँ पे आपका low pressure develop होगा, there is an anti-clockwise movement, there is an anti-clockwise circulation. And in the southern hemisphere, where there is the development of the frontogenesis, you have a clockwise movement. This is why, because of the Coriolis force. So what is the air mass? What are the type of the air mass? What is a front? एंड नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर दी। तो फ्रंट में क्या होता है, पहले फ्रंटोजेनेसिस होगा, टाइप ऑफ फ्रंट्स को देखेंगे, आपके टाइप ऑफ फ्रंट्स के बाद हम ऑक्लूडेड फ्रंट को देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस एसोसिएटेड है with the fronts. So moving on, we are talking about the what is a front and what are the necessary conditions associated with the formation of the front. What are the necessary conditions associated with frontogenesis? What are the necessary conditions associated with the formation of the fronts? What is happening is, here you have the warm air mass, okay, here you have the cold air mass. इन दोनों के बीच में क्या है, आपका एक फ्रंट है, ठीक है। तो इस जब आपका फ्रंट डेवलप होता है, इसको आप कहते हो फ्रंटोजेनेसिस। ये कब डेवलप होता है, जब दो एयर मासेस प्रेजेंट हैं, उस एयर मासेस की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होनी चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जब भी ये एक एयर मास, दो एयर मास एक दूसरे के आजू बाजू में रहेंगे, ऑब्वियसली एक एयर मास ठंडा रहेगा और एक एयर मास वार्म रहेगा। इवन इफ दोनों ठंडे हैं, पर कंपैरेटिवली एक ठंडा रहेगा, एक वार्म रहेगा। इवन इफ दोनों ड्राई हैं, कंपैरेटिवली एक मॉइस्ट रहेगा और एक ड्राई रहेगा। तो दो ऑपोजिंग एयर मास जो कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी है, दे शुड बी ड्राई एंड हेवियर एंड कैन बी ह्यूमिड एंड बी हॉट। तो एक हॉट होगा, एक ह्यूमिड होगा, एक ड्राई होगा और एक कोल्ड होगा। इस जब ऐसा होता है तो हमेशा आप देखेंगे ये जो कोल्ड एयर मास होता है ये क्या करेगा, ड्रैग डाउन करेगा नीचे, और ये जो वार्म एयर मास है ये ड्रैग डाउन करेगा ऊपर। सो व्हाट इज हैपनिंग, इट्स सन कंडीशंस, द कोल्ड एंड द डेंसर मास बिगिंस टू ड्रैग, हेवी होता है इसलिए ये ड्रैग करेगा अंडरनीथ, इन द अंडरनीथ किसके, वार्म और लाइट एयर मासेस के। कोल्ड एयर मास will drag underneath, warm air mass will rise above it. When these two air masses they converge face to face, इसको आप कहते हैं frontogenesis, they are called as the frontogenesis. और जब ये एक दूसरे के अंदर भिड़ रहे हैं तभी ही आपका फ्रंट बनेगा। अगर ये इधर चला गया और ये उधर चला गया तो आपका फ्रंट नहीं डेवलप होगा। तो जब दो एयर मास डाइवर्ज होंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका फ्रंट नहीं बन पाएगा। सो विल नॉट हैव द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंटोजेनेसिस। तो फ्रंट्स क्या होते हैं, उसके फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। अगर हम फ्रंट देखें तो आपके चार मेजर टाइप के फ्रंट हो सकते हैं। You have, on the basis of air mass and the movement, you can have a stationary front, you can have a warm front, you can have a cold front and you can have a occluded front. तो ये जो है आपको, आप यहाँ stationary front दिख रहे हो, समझो कि ये एक warm air mass है और ये cold air mass है। ये दोनों एक दूसरे में भिड़ नहीं रहे हैं, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं या दोनों opposite जा रहे हैं। They are not interacting with one another. Such a front we called as a stationary front. सपोज ये वार्म एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास है। अगर वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव है तो आपका क्या डेवलप होगा, वार्म फ्रंट। ये वार्म एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास है। अगर कोल्ड एयर मास ज्यादा एक्टिव है तो क्या डेवलप होगा, कोल्ड फ्रंट। और ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो चार टाइप के एयर फ्रंट्स हैं आपके, स्टेशनरी फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड दी ऑक्लूडेड फ्रंट। तो सबसे पहले हम स्टेशनरी फ्रंट के बारे में समझते हैं। व्हाट इज अ स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट यानी क्या, जो वार्म एयर मास या डाइवर्ज होगा, या तो वार्म एयर मास एंड द कोल्ड एयर मास दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद
वन अनदर, दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो स्टेशनरी फ्रंट कब डेवलप होता है? जब दो एयर मास जिनकी कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी हो वो कोई भी मेजर मूवमेंट्स नहीं दिखाएं, दे आर नॉट शोइंग एनी मेजर मूवमेंट्स। इस टाइम पे क्या होगा? ऑब्वियसली कोई मूवमेंट नहीं है तो वेदर कैसे होगा? वेदर आपका स्टेबल कंडीशंस होगी, ज्यादा बारिश नहीं होगी, पर हो सकता है कभी कभी आपकी बारिश हो जाए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेशनरी फ्रंट। यहाँ पे कंडीशंस क्या है? आपकी स्टेबल कंडीशंस है, बट अगर ये एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं तो आपकी कंडीशंस कैसी हो सकती है? सडनली चेंज हो सकती है। जब भिड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका साइक्लोन बनना स्टार्ट होगा। तो साइक्लोन बनेगा और काफी बारिश भी और फ्लडिंग भी हो सकती है अलोंग दी फ्रंट। पहला फ्रंट स्टेशनरी फ्रंट, where they are not, air masses are not interacting, they are just side by side and they are not interacting with one another. So this is what, this is the stationary front. Moving on, let us talk about the other front, a warm front. So you can see this is a cold air mass, this is a warm air mass. You can see that here the warm air mass is quite एक्टिव। ये वार्म एयर मास क्या है? काफी एक्टिव है। और ये वार्म एयर मास क्या करती है? हमेशा राइज करती है। और कोल्ड एयर मास क्या करती है? हमेशा नीचे गिरती है। तो यहाँ पे वार्म एयर मास एक्टिव है, इसलिए आपका फ्रंट क्या है? इसलिए आपका फ्रंट इज दी वार्म फ्रंट। आप देखोगे वार्म फ्रंट जो होता है, वार्म फ्रंट की जो स्लोप होती है, द स्लोप ऑफ द वार्म फ्रंट, द स्लोप ऑफ द वार्म फ्रंट इज वेरी वेरी जेंटल, काफी जेंटल स्लोप है। आपकी स्टीप स्लोप नहीं है। स्टीप स्लोप यानी कैसी होती है और जेंटल स्लोप कैसी होती है? स्टीप स्लोप यानी ऐसी होती है, नियरली वर्टिकल, और जेंटल स्लोप क्या होती है? अब देखोगे इसका जो स्लोप है ये काफी जेंटल है। क्योंकि ये जेंटल है तो आप देखोगे कि हवा धीरे 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 ऊपर उठेगी। क्योंकि हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो आपकी काफी अलग अलग टाइप के क्लाउड्स बनाएगी। तो वार्म फ्रंट में क्या हो रहा है? द वार्म एयर मासेस active, you will have the warm front. The warm front is gentle. Because it is gentle, आपकी हवा धीरे धीरे उठती है और आपके अलग अलग टाइप के क्लाउड्स बनते हैं। If I move on, warm front क्या होता है? When the warm air mass collides against the cold air mass. Warm air mass is colliding with the cold air mass and the warm air mass is rising above the cold air mass. क्यों? क्योंकि cold air mass क्या होती है? हेवी होती है। तो ये राइज कर रहा है, ये जेंटली स्लोपिंग है, इसलिए धीरे धीरे आपकी हवा उठती है। दिस इज जेंटली स्लोपिंग, warm frontal surface along which warm and the light air becomes active and rises slowly over the cold and the dense air. So a warm air mass is rising slowly over the cold denser air and it leads to formation of various types of clouds. It leads to formation of the cumulonimbus clouds. Sorry, it does not lead to formation of cumulonimbus cloud. It leads to formation of nimbostratus. Leads to formation of the nimbostratus, altostratus, and it leads to formation of the cirrostratus. तो nimbostratus, altostratus and the cirrostratus, तो तीन मेजर क्लाउड देता है। cirrus भी देता है, nimbostratus, cumulostratus, altostratus. You can have cirrostratus and you can also have cirrus. cirrus, cirrostratus, altostratus और nimbostratus, ये वार्म एयर है। ये बारिश देते हैं, मॉडरेट बारिश देते हैं, जेंटल प्रेसिपिटेशन होता है, वेरी नॉट वेरी हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, एंड दिस गोज फॉर सेवरल आवर्स, काफी सेवरल आवर्स के लिए ये फ्लो होती है। So we were looking at the warm front. What is warm front? Where the warm air mass is quite active over the cold air mass, and the warm air mass is rising. As it rises very gently. As it rises very gently, you will have various types of clouds. Nimbostratus, you will have altostratus, cirrostratus, and you will have cirrus clouds. That means it is not giving very heavy rainfall, क्योंकि ये जो सारे cloud हैं, nimbostratus, altostratus, cirrostratus, ये बहुत ज्यादा बारिश नहीं देते हैं, लाइट ड्रिजल देते हैं। और ये लाइट ड्रिजल कब तक चलेगी? काफी घंटों तक चल सकती है। This was your warm front. Then you have a cold front. You can see this. This is the cold air. This is the warm air. यहाँ पे क्या हो रहा है? कोल्ड एयर एक्टिव है और ये कोल्ड एयर क्या कर रही है? वार्म एयर के अंदर जा रही है। दिस इज द कोल्ड एयर, द कोल्ड एयर इज एक्टिव एंड सी, हमेशा एयर जो राइज करेगी वो तो वार्म एयर ही राइज करेगी, बट ये कोल्ड एयर जब, और कोल्ड एयर क्या करेगी? हमेशा नीचे जाएगी। पर यहाँ पे एक्टिव कौन सी है? यहाँ पे एक्टिव आपकी कोल्ड एयर है। तो ये जो कोल्ड एयर मास है ये बहुत जेंटल नहीं होता है, ये काफी स्टीप होता है। यू कैन सी
इज कंपेरेटिवली स्टीप। ये स्टीप है, तो ये स्टीप है, ये जेंटल नहीं है, इट इज नॉट जेंटल, सो इट इज वेरी स्टीप। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि ये स्टीप होता है तो आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर टाइप ऑफ क्लाउड बनता है जो कि आपके वार्म फ्रंट में नहीं बना था। तो आपका एक अलग से क्लाउड बनता है दैट इज कॉल्ड एज दी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। वार्म फ्रंट में एक बहुत बड़ा क्लाउड बनता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफी हेवी रेनफॉल होती है क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स गिव्स राइज टू वेरी वेरी हेवी रेनफॉल। सो व्हाट इज अ कोल्ड फ्रंट? Cold front is when the cold air mass takes initiatives. It is a cold air mass that is initiating the movement and it is hitting the warm air. It is hitting the warm air. Now, where the condensation takes place very rapidly, बहुत जल्दी कंडेंसेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रंट है वो काफी आपका एक्टिव फ्रंट है और वो काफी आपका स्टीप फ्रंट है। तो ये कोल्ड फ्रंट वाला कोल्ड एयर एक्टिव होता है, अग्रेसिव होता है और ये वार्म एयर की टेरिटरी में जाता है। तो ये स्टीप फ्रंट है। यहाँ पे आपकी सिवियर स्टॉर्म होगी, सिवियर थंडर स्टॉर्म होती है, यहाँ पे आपकी टोर्नाडो भी बनती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है इसलिए लाइटनिंग और थंडरिंग भी होती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के कारण काफी बारिश होती है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, यहाँ पे काफी हेवी रेनफॉल होती है, स्टॉर्म्स होती हैं और टोर्नाडोज भी होते हैं। यहाँ पे आपका स्नोफॉल और हेल स्टोन भी बन सकते हैं। सो यू कैन हैव हेल स्टोन एंड यू कैन हैव द snowfall associated with the cold front. Then along with the cold front you have the last front that is called as the occluded front. So this is the last front, that is the occluded front. Here what is happening is यहाँ पे क्या होता है, cold air mass ने वार्म एयर मास को कंप्लीटली ऊपर फेंक दिया है। तो नीचे पूरा कोल्ड एयर मास है और ऊपर आपका वार्म एयर मास है। सो वार्म एयर मास इज कंप्लीटली रेज्ड ओवर द कोल्ड एयर मास and it is called as the occluded front. So here this is your occluded front where the warm air mass is completely above the cold air mass. और इसके कारण क्या होता है, आपकी काफी अलग अलग टाइप की रेनफॉल आ सकती है। You can have cirrus clouds, you can have cirrostratus, altostratus, nimbostratus, cumulonimbus, आपकी काफी अलग अलग, you can have stratocumulus, cumulus, इतना अलग टाइप के क्लाउड्स बनते हैं कि आपकी बारिश काफी ज्यादा आती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेदर कंडीशंस बनते हैं। तो वेदर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोल्ड फ्रंट एंड दी वार्म फ्रंट एंड ये मिक्सचर के कारण आपका ये कॉमन काफी आपका कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न बन जाता है। इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि अब क्या होगा। ये कहाँ पे होता है, जनरली आपके ये वेस्टर्न यूरोप ब्रिटेन रीजन में होता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका वार्म एयर मास पूरी तरीके से ऊपर उठ गया है और आपका कोल्ड एयर मास नीचे फैल गया है। तो अभी हमने क्या देखा, वी लुक्ड एट द एयर मास, the types of the air mass, the source region of the air mass, what happens when the two air mass of the contrasting property come near each other, what is a front, what are the type of the front, what are the characteristics of the front. If I talk about climate conditions associated with the front, we've already seen, हम बस रिवाइज कर रहे हैं, जब कोई फ्रंट एक एरिया में जाएगा, वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट, उसका वेदर चेंज होगा, उसमें रेनफॉल हो सकती है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है, गस्टी विंड्स हो सकती हैं और टॉर्नेडो हो सकती हैं। स्पेशली आप कोल्ड फ्रंट में देखोगे आपका थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, हेवी रेनफॉल आपका होता है। दिस इज कि कोल्ड फ्रंट में ड्रास्टिक थंडरस्टॉर्म आते हैं, वार्म फ्रंट में आपके लो क्लाउड्स दिखते हैं, निम्बोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस, सिर्रोस्ट्रेटस, और यहाँ पे क्लाउड बारिश तो देते हैं बट बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेनफॉल देते हैं और एक बार फ्रंट चला जाएगा तो वापस आपके स्काई क्लियर हो जाएंगे। जनरली आप कैसे इलस्ट्रेट करते हो कोल्ड फ्रंट को और वार्म फ्रंट को? वार्म फ्रंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, वार्म फ्रंट इज इलस्ट्रेटेड विद राउंडेड बम्प्स, राउंडेड इनके बम्प्स है, whereas if I talk about the cold front, a cold front is seen with a blue color, ठंडा है इसलिए ब्लू कलर का होता है, वार्म है इसलिए रेड कलर का होगा वार्म वाला फ्रंट, और जो आपका कोल्ड फ्रंट होता है वो ब्लू कलर में होता है और इसके ऐसे टीथ जैसे शार्प बेंडिंग्स होते हैं। तो ये दिस इज योर शार्प बेंडिंग, दिस इज द कोल्ड फ्रंट एंड दिस इज द रेड कलर वन इज द वार्म फ्रंट। हमने एक चीज और समझनी होगी, जब ये फ्रंट्स एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी दे आर मर्जिंग इनटू वन अनदर
as they are merging into one another, as they are moving into one another, it gives rise to, यहाँ पे देखेंगे कैसे कोल्ड फ्रंट आपका थंडरस्टॉर्म लाता है, काफी हवा उठती है और आपका थंडरस्टॉर्म आता है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे कोल्ड फ्रंट आप दिखते हैं। और इफ आई वांट टू लुक एट द वार्म फ्रंट, यू कैन सी हाउ इज द वार्म फ्रंट एक्चुअली shown with the bumps। तो जब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिलता है तो कई बार आपका बीच में एक लो प्रेशर डेवलप होता है, और ये लो प्रेशर क्या क्रिएट करता है, आपकी टेम्परेट साइक्लोन को क्रिएट करता है। तो टेम्परेट साइक्लोन क्यों होती है, फ्रंट के कारण। फ्रंट्स क्यों बनते हैं, एयर मासेस के कारण, इसलिए एयर मास का समझना जरूरी है और फ्रंट का एग्जाम्पल से समझना जरूरी है कि फ्रंट क्या है, फ्रंट कितने टाइप के हैं, और फ्रंट के साथ आपकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस एसोसिएटेड है। So this was your front, cold front and the warm front. As I move on, you can now see the temperate cyclone and the characteristics. But for that, for the temperate cyclone and other topic, you will have to wait for the next video. Stay tuned. We will connect with you. Bye bye. Take care.